हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जिस घड़ी का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि एग्ज़ाम की डेट आना, ठीक है, तो वो तो चुकी है तो अब आप लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो हम देखिए सीरीज़ तो आप लोगों को कंप्लीट करा ही रहे हैं, प्लस आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हो जाएंगे उनको भी हम कंप्लीट कराते जाएंगे। तो आज जो हो जाता है आपका प्रीवियस ईयर पेपर, वो हो जाता है 2016 यानी 2016 का। और सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी हो जाती है। तो हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए भाई फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये 25 नंबर्स का होता है और इसमें आप लोगों को कितने नंबर्स लाने रहते हैं, तो कम से कम आपको 12 नंबर्स लाने रहते हैं। और अगर इसमें एक भी नंबर यानी 12 की जगह पे 11 आ जाते हैं तो लग जाती है बैक। तो ऐसी स्थिति ही ना आए, ऐसी कंडीशन ही ना आए जो 11 नंबर्स आए। ये आपको सेफ जोन तक पहुंचाते हैं, यानी 12 नंबर्स जो आपके हो जाते हैं वो सेफ जोन तक पहुंचाते हैं। और इसके बाद में जितना भी प्लस होता है वो आपका परसेंटेज बनाता है। तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें, प्रैक्टिस करते रहें, रिवीजन करते रहें और जहाँ तक हो सके तो नोट्स भी बनाते रहें। नोट्स क्या होता है, हमारे सच्चे साथी होते हैं। जब भी हमने नोटबुक ओपन की तो कुछ ना कुछ हमें नया सीखने को मिल जाता है। हालांकि उसको हमने ही लिखा है, ठीक है, और पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी जब हम ओपन करते हैं तो कुछ ना कुछ हम नया सीख ही जाते हैं। तो चलिए भाई बिना टाइम को वेस्ट किए हुए फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके हो जाते हैं वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न आपके हो जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये टोटल कितने आते हैं, तो ये टोटल 5 आते हैं, है ना। वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस जो हो जाते हैं वो 5 आते हैं। और इसमें देखिए आपका फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन हो जाता है वो है, कबीर के सूफी गुरु कौन थे? तो शेख तकी हो जाते हैं, अब्दुल समद हो जाते हैं, मोहम्मद गौस हो जाते हैं, रहमान हो जाते हैं। तो कबीर के सूफी गुरु जो हो जाते हैं वो शेख तकी हो जाते हैं, ठीक। क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है। कैसी विधा है? संस्मरण है, कहानी है, या आत्मकथा है, या यात्रा वृत्तांत है। तो ये क्या भूलूं क्या याद करूं की जो विधा हो जाती है वो आत्मकथा हो जाती है। और मुंशी प्रेमचंद की वो रचना जो अधूरी रह गई, तो इसमें कौन सी है? मंगलसूत्र है, करबला है, रंगभूमि है और कर्मभूमि है। इसमें से कौन सी है जो अधूरी रह गई मुंशी प्रेमचंद की रचना? तो वो हो जाएगी आपकी मंगलसूत्र, ठीक है। करबला और रंगभूमि और कर्मभूमि ये तो कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन जो मंगलसूत्र है वो कंप्लीट नहीं हुई थी, वो अधूरी रह गई थी। रसाल पर्यायवाची शब्द है। रसाल पर्यायवाची शब्द किसका है? कोयल का है, पान का है, आम का है, सगा भाई का है। तो रसाल, रसाल मतलब देखिए आम, ये आम का पर्यायवाची हो जाएगा। सा ऑप्शन आपका राइट है। और घड़ी साज शब्द है, तो घड़ी साज शब्द किसका है? यहाँ पे थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो गया, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घड़ी साज शब्द है, देश शब्द है, या संकर शब्द है, या विकारी शब्द है, या रूढ़ शब्द है। तो घड़ी साज जो शब्द हो जाता है वो संकर शब्द हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगों के जो वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस हैं वो तो हो चुके हैं कंप्लीट। अब इसके बाद आप लोगों के अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। और ये क्वेश्चंस कितने होते हैं? ये 6 to आपके 11 होते हैं। और उसके बाद 12 to 18 आप लोगों के वेरी शॉर्ट टाइप यानी कि लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं 12 बाट होना लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो 12 बाट होना यानी कि अलग होना। अलग होना देखिए वाक्य प्रयोग में इसको कैसे प्रयोग करेंगे? सुरेश अपने भाइयों से 12 बाट हो गया, यानी क्या हुआ? अलग हो गया। आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो इसमें लिखा है बिल्कुल सेम टू सेम, आप बस ये है चीज़ों को समझ लें। ता, था, दा, धा का उच्चारण स्थान बताइए। तो ता देखिए, जब आप ता बोलते हैं तो ता क्या होता है? जो हमारी ज़बान है वो दांतों से टकरा रही है। था आपने बोला तो ज़बान हमारी क्या हुई? दांतों से टकराई, यानी ये जो लाइन है आपकी ता, था, दा, धा, ना वाली, तो इसमें क्या है? ये दंत। ये कौन से वर्ड कहलाते हैं? ये कौन से उच्चारण, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? तो दंत हो जाता है। और आग और हाथी का तत्सम रूप लिखिए।
तो आग का तत्सम क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, और हाथी का जो तत्सम हो जाएगा वो गज हो जाएगा। उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं, तो जैसे किसी पे उपकार किया जाता है, उसके बाद वो आप पे उपकार कर देता है, यानी उसके बदले में वो आपको क्या करता है, उपकार आप पे करता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको प्रत्युपकार कहते हैं। ठीक, उसके बाद आपका हो जाता है किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है। अनिश्चित यानी उसमें कोई निश्चितता नहीं होती है। तो अनौपचारिक भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है। अनौपचारिक भाषा कब बोली जाती है, तो अनौपचारिक भाषा देखिए आप घर में यूज़ कर लेते हैं, है ना। जैसे औपचारिक भाषा कहाँ पे आप यूज़ करते हैं, जैसे स्कूल में आप यूज़ करते हैं, आप ऑफिस में यूज़ करते हैं। जिस तरह से आप घर में बोलते हैं, अगर उस तरह से आप ऑफिस में या स्कूल में बात कर लें, उस लहजे में बात कर लें, तो क्या ऑफिस में आप एक दिन भी टिक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे। क्यों, क्योंकि बहुत लोगों की लैंग्वेज ऐसी होती है, यानी वो घर में जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं और उस तरह से ऑफिस में जाके अगर वो भाषा यूज़ करेंगे तो बड़ी ही दिक्कत हो जाती है। और अनौपचारिक कहते किसको हैं और औपचारिक कहते किसको हैं, इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो औपचारिक वो होती है जिसके लिए कोई नियम होते हैं, कानून होते हैं, समय होता है सीखने के लिए, सिखाने के लिए। एक शिक्षक, एक स्टूडेंट होता है, यानी सीखने के लिए स्टूडेंट है, सिखाने के लिए शिक्षक है ना। एक निश्चित जगह होती है, तो वो क्या होते हैं, वो औपचारिक होती है। औपचारिक शिक्षा, है ना, औपचारिक भाषा इसी में आती है। यानी भाषा ये होता है कि जो शिक्षा है उसमें क्या होता है, स्कूल होता है ना, एक टाइम होता है, टीचर होते हैं, टाइम से टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, वो औपचारिक होता है। और अनौपचारिक शिक्षा आप कहाँ से ग्रहण करते हैं, कहीं से भी आप ग्रहण कर सकते हैं। एक छोटे बच्चे से भी आप शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, यहाँ तक कि एक चींटी से भी आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, है ना। चींटी से भी आप कहेंगे कि मैम चींटी से भी, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चींटी से भी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और लोग करते भी हैं, जानवर कोई भी, यहाँ तक कि कोई पागल इंसान भी है, उससे भी आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये अनौपचारिक हो जाती है। औपचारिक क्या होती है, जैसे आपने स्कूल में चीज़ें सीखी, वो आपकी औपचारिक हो जाती है। तो इसी तरह भाषा भी होती है। घर में देखिए कोई कुछ भी बोल देता है कि मम्मी मुझे ऐसी चीज़ चाहिए। अब वहाँ पे आप क्या है, ऑफिस में जाएंगे तो क्या आप ऐसे बोलेंगे, आप सर हैं तो बड़ी रिस्पेक्ट से आप बोलेंगे, सर क्या मैं ऐसा काम आपके लिए कर दूं, या ऐसा काम हो सकता है। तो इस तरह से चलिए बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन है मात्रा किसे कहते हैं। तो मात्रा व्यंजन के साथ स्वर को मिलाने के लिए जो चिन्ह जोड़ा जाता है वो मात्रा कहलाती हैं। और यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया कि 6 to 11 क्वेश्चंस आपके जो हो जाएंगे वो जो है वेरी शॉर्ट हो जाएंगे। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपके 12 to 13 नंबर से, यानी 12 से स्टार्ट होते हैं और 18 तक आपके रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो योग रूढ़ शब्द देख लेते हैं किसको कहते हैं। दो शब्दों के मेल को जब वह सामान्य अर्थ ना प्रकट कर विशेष अर्थ प्रकट करे तो यह क्या हो जाता है, ये योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके, पंकज आदि, ये सभी हो जाते हैं। अब मुहावरा, मुहावरों से आप क्या समझते हैं, तो मुहावरा पूर्ण रूप से अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है आ सकता है, तो अरबी भाषा का शब्द हो जाता है और जिसका अर्थ है बातचीत। मुहावरा सहज या नैसर्गिक होता है और इसका रूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। और मुहावरे के प्रयोग से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है, किंतु ये आवश्यक है कि सही मुहावरे का प्रयोग किया जाए। भाई आप सही मुहावरे का प्रयोग करेंगे तभी तो उसमें क्या है, उसमें सुंदरता बढ़ती है। और आप होता कुछ और है उसका मतलब, और बोल आप कुछ और देते हैं तो वो चीज़ गलत हो जाती है। ये आपका हो गया क्वेश्चन मुहावरे। ठीक है, यानी मुहावरे से आप क्या समझते हैं, और अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है, बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस हो जाते हैं देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं स्पष्ट कीजिए। तो अर्थ के आधार, यहाँ पे आपका हो जाएगा अर्थ की दृष्टि से जो शब्द होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, तो इसमें एकार्थी शब्द होते हैं
और कौन से होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं, और समरूपी भिन्नार्थक शब्द होते हैं, और पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं, और विपरीतार्थक या विलोम शब्द होते हैं। तो अगर अब हम बात कर लेते हैं, इसमें थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे और बाकी तो आप लोग इसको समझ ही जाएंगे। एकार्थी शब्द, तो एकार्थी जो हो जाता है, एकार्थी शब्द फर्स्ट नंबर पे है। तो इसमें क्या होता है, जिनका वाच्यार्थ एक ही होता है, यानी एकार्थी है तो नाम से ही पता चला कि वाच्यार्थ एक ही होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, स्थानों के नाम, ये सभी इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे जनवरी, हिंदी, आगरा, या किसी का नाम, कोई भी नाम आप रख लें, है ना, तो ये क्या है, एकार्थी शब्द हो जाते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पर क्या रहेगा, सेकंड नंबर पर रहेगा आपका अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी यानी भाई अनेक, नाम से ही पता चल रहा है ना, नाम से ही पता चल रहा है। तो अनेकार्थी शब्द जो हो जाएंगे उसमें क्या होता है, उसमें क्या खूबी होती है, तो भाषा के अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। बिल्कुल बात सही है। वे शब्द प्रसंग बदलने पर अलग अलग अर्थ देते हैं, जैसे तारा, तो तारा अगर है तो आँखों की पुतली, इसको भी, और नक्षत्र ये भी तारा है। अब उपचार क्या है, उपाय है, जैसे कहते हैं नहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती, एक उपचार है भाई, एक उपाय है। उपचार मतलब सेवा भी है, उपचार मतलब इलाज भी है। उसके बाद जैसे कल है, तो कल का मतलब शोर भी होता है, कल का मतलब मशीन भी होता है, कल का मतलब सुंदर भी होता है, पिछला दिन भी होता है और अगला दिन भी होता है। जैसे कहते हैं नहीं कल, तो बोलते हैं आने वाला कल या बीता हुआ कल, तो पिछला दिन या आने वाला दिन, ये भी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको रेस करती हूँ और लिखती हूँ थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे आपका हो जाता है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो सभी देखिए नाम से ही पता चल रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, कुछ शब्द इतने मिलते जुलते होते हैं कि प्रयोगकर्ता उन्हें एक ही मान बैठते हैं। बिल्कुल होता है, थोड़ा सा फर्क होता है, जैसे छोटी की मात्रा लगी है तो बड़ी की मात्रा लगी है, किसी में इस तरह से होता नहीं है। तो क्या होता है, कुछ शब्द इतने मिलते जुलते हैं कि प्रयोगकर्ता क्या करता है, उन्हें एक ही मान बैठता है, और जबकि उनका अर्थ क्या होता है, एक दूसरे से पूरी तरह से अलग होता है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, अति, अति का क्या होता है, अति का मतलब, अति यानी बहुत होता है, क्या होता है, अति मतलब बहुत होता है। और यहीं पे इति होता है, इति, अब कोई अति बोले कहेंगे अच्छा इति, उसका बिगड़ा हुआ रूप बोल दिया, ऐसे तो होता है, लेकिन इसका मतलब कुछ और होता है। इति मतलब होता है समाप्त, ठीक है। उसके बाद जैसे अचर, अचर मतलब क्या होता है, अचर मतलब क्या होता है, तो अचर होता है जड़, क्या होता है, अचर मतलब होता है जड़। और अचिर मतलब क्या होता है, तो अचिर यहाँ पे देख लेते हैं, अचिर मतलब होता है शीघ्र यानी जल्दी, क्या होता है, शीघ्र यानी कि जल्दी, ये हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे इसको इरेज करती हूँ, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा भाई, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसी तरह से आपका क्या हो जाता है, एक अंश होता है, अंश, छोटा आ और ऊपर अंक की बिंदी और बड़ा शा, ये वाला अंश होता है। तो इसका मतलब होता है भाग, जैसे कोई चीज़ का कोई टुकड़ा नहीं होता है, उस तरह से, जैसे अंश मतलब भाग या टुकड़ा, है ना, किसी चीज़ का आधा हिस्सा या एक तिहाई हिस्सा, यानी उसका टुकड़ा, ऐसे आप बात कर सकते हो। और एक अंश होता है, यानी अंक की बिंदी तो ऊपर रहेगी, लेकिन बड़ा शाह यानी शरीफे वाला शाह नहीं होकर छोटा सा होगा। तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब होता है कंधा, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं, और पूछा ना जाता तो यहाँ पे ये होता नहीं। इसमें होता है वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस में भी आ जाता है, और आपका अति लघु में भी आ जाता है, और ये तो लघु में है, तो ये आपको क्या करना पड़ रहा है, इसका एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो ये आपके हो गए समरूपी भिन्नार्थक शब्द। अब 4 नंबर पर हम देख लेते हैं, यानी 4 नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पर्यायवाची या आपका हो जाएगा
या समानार्थी, या समानार्थी यानी एक जैसे, है ना, समानार्थी उसका अर्थ क्या होता है, पर्यायवाची। तो आप लोग समझते हैं या समानार्थी या पर्यायवाची, यानी एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। जैसे आपने कहा जल, अब जल को और क्या क्या कहा जाता है, इसके समान क्या है, तो जल देखिए नीर भी होता है, जल क्या होता है, नीर भी होता है, वार भी होता है, और क्या होता है, और पानी भी होता है। क्या क्या होता है, नीर भी होता है, वार भी होता है, और पानी भी होता है। यहाँ पे आँख है, ठीक है, आँख देख लेते हैं, आँख, आँख में देखिए क्या है, नेत्र, नयन, क्या हो जाएगा, नेत्र, और क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और दृग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, चक्षु हो जाएगा, चक्षु हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, विलोचन भी हो जाएगा। इसी तरह से कमल, इसी तरह से कमल का क्या हो जाएगा, कमल, कमल, ठीक है, कमल का क्या हो जाएगा, तो सरोज हो जाएगा, सरोज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जलज हो जाएगा, जलज, जलज हो जाएगा, और पद्म हो जाएगा, पद्म हो जाएगा, और अम्बुज हो जाएगा, अम्बुज हो जाएगा, ठीक है, पद्म और अम्बुज हो जाएगा। इसके बाद लास्ट आपका क्या हो जाएगा, विपरीतार्थक या विलोम शब्द। 5th नंबर पे क्या रहेगा, विपरीतार्थक या विलोम शब्द, यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ शब्दों के युग्म ऐसे होते हैं जो परस्पर विरोधी होते हैं, ये विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे सुख है, तो सुख का क्या, मैंने देखिए सभी लिखे हैं, तो यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ, विपरीतार्थक, विपरीतार्थक या विलोम, या विलोम, ठीक है, ये शब्द हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे सुख है उसका बिल्कुल उल्टा, तो सुख का उल्टा क्या होगा, दुख हो जाएगा। जैसे रात का क्या उल्टा हो जाएगा, दिन हो जाएगा। अमृत का क्या हो जाएगा, तो अमृत का विष हो जाएगा, अमृत का विष हो जाएगा, यानी बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट होता है। इसमें आपका क्या क्वेश्चन था कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो एकार्थी शब्द होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं, समरूपी भिन्नार्थक शब्द होते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं, और विपरीतार्थक या विलोम शब्द होते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे देख लेते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन है, हंस पद एवं समाप्ति सूचक विराम चिन्हों का संकेत बताते हुए उनका प्रयोग सुनिश्चित कीजिए। तो हंस पद क्या होता है, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि ट्रिक में ये था, जैसे कोई गलती हमसे हो जाती है, फिर हम उसको क्या करते हैं, हम उसको सुधार लेते हैं। तो जब गलती करते हैं तो हम दुखी होते हैं, लेकिन जब उसमें सुधार आ जाता है या हमसे कोई चीज़ गलत हो जाती है, फिर हम उसमें क्या करते हैं, उसमें सुधार कर लेते हैं, और जब सुधार कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हंसने लगते हैं, है ना। तो इसी तरह से जो हंस पद हो जाता है वो आपका क्या है, जैसे हम कोई चीज़ लिख रहे हैं और उसमें हम बीच में लिखना वो चीज़ भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं फिर हम वो चिन्ह लगाते हैं, इस तरह से हम चिन्ह लगाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी लिख दिए, देखिए राजा का महल अच्छा है, और लिखना हमको ये था, और हमने लिखा क्या, राजा महल अच्छा है। अब यहाँ पे हमने का, यानी का हमसे छूट गया, और जब का छूट गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम लिख के आपको यहाँ पे दिखाते हैं, राजा का छूट गया, महल अच्छा है, ठीक है। फिर हमने ये यहाँ पे चिन्ह लगा दिया और यहाँ पे का लिख दिया। ऐसे कुछ भी जहाँ पे कोई चीज़ छूटती है, जो भी चीज़ छूटती है, तो यहाँ पे इस तरह का चिन्ह लगा लेंगे, और क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ये हो जाता है हंस पद। और क्या है, समाप्ति सूचक चिन्ह। अब समाप्ति सूचक चिन्ह जैसे ही आपने सुना, अरे ये क्या हो गया, समाप्ति सूचक चिन्ह क्या होता है, अरे कोई भी कुछ ऐसा नहीं है, कोई बहुत कठिन नहीं है। समाप्ति सूचक यानी जब आप क्या करते हैं,
कोई चीज़ आप लिख रहे होते हैं और वो कंप्लीट हो जाती है तो आप क्या करते हैं, समाप्ति सूचक चिन्ह लगाते हैं। तो इस तरह से ये चिन्ह भी आप लोगों के लिए समाप्ति सूचक चिन्ह कौन सा होता है, जो पूर्ण विराम जिसको आप बोलते हैं। जब आप वर्क कर रहे होते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, पूर्ण विराम लगा देते हैं, पूर्ण विराम जो होता है उसको लगाते हैं, वही आपका समाप्ति सूचक चिन्ह हो जाता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं और पूर्ण विराम के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो जैसे रामू खेलता है, रामू खेलता है, ठीक है। अब ये समाप्त हो गया, इसको आपने लिख लिया। तो लिखने के बाद आपने इस चिन्ह का प्रयोग कर लिया। उसी तरह से है सोहन तथा मोहन विद्यालय गए थे। अब आपने लिखा सोहन तथा मोहन, ठीक है, विद्यालय गए थे। कहाँ गए थे, तो भाई विद्यालय गए थे, विद्यालय गए थे। अब जब वो गए थे यानी कि सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप चिन्ह लगा देंगे। कौन सा चिन्ह लगा देंगे, तो समाप्ति सूचक चिन्ह लगा देंगे, जिसको पूर्ण विराम भी कहा जाता है। नेम चेंज होने से देखिए उसकी खूबी नहीं चेंज होती है। तो समाप्ति सूचक चिन्ह आ जाए या पूर्ण विराम आ जाए तो बात एक ही है, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब नेम चेंज हो जाते हैं ना, तो क्या है कि अब ये कौन सा है, क्या लिखना है, बड़ा कंफ्यूज बंदा हो जाता है, बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कीजिए। तो विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे आप करेंगे, यहाँ पे है, सुकरात ने कहा कि जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वो मूर्ख है वो ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और यह नहीं जानता कि वो मूर्ख है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो बिल्कुल बात यहाँ पे सही है। यहाँ पे देखिए, इसको पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह लगाते हैं। क्योंकि क्या होता है, सुकरात ने क्या कहा कि सुकरात ने ये कहा कि जो मनुष्य मूर्ख है और वो जानता है कि वो मूर्ख है, जी बिल्कुल, वो जान रहा है कि भाई मैं मूर्ख हूँ, तो वो सही बात है, ठीक है, वो अपनी मूर्खता अपने बता रहा है, वो ठीक ठाक है। तो वो क्या है, वो ज्ञानी है, बिल्कुल सही है। पर जो मूर्ख है और यह नहीं जानता कि वो मूर्ख है, लेकिन जो मूर्ख है और वो अपने आप में कबूल नहीं कर रहा, अपने आप में बता नहीं रहा कि मैं मूर्ख हूँ, नहीं मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ऐसा होता नहीं, बंदे ऐसे होते हैं। तो वो मूर्ख है, पर सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो अपने आप को कहता है कि मैं बहुत बड़ा अक्लमंद हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे चिन्हों की बात कर ली जाती है, कहाँ कहाँ पर चिन्ह लगेंगे। तो सुकरात ने कहा कि जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है, अब यहाँ पे कि वो मूर्ख है, अब यहाँ पे आपका चिन्ह लगेगा, ठीक है। वो ज्ञानी है, वो ज्ञानी है, इसके बाद लगेगा। पर जो मूर्ख है वो नहीं जानता कि वो मूर्ख है, यहाँ पे चिन्ह लगेगा, यानी कौन सा लगेगा, अल्प आपका, ठीक है, अल्प विराम, जो यानी अर्ध विराम और एक पूर्ण विराम होता है। तो पूर्ण विराम आपका एक इस तरह से एक लाइन होती है, फिर उसके बाद अर्ध विराम इस तरह से होता है, जो अल्प विराम होता है वो इस तरह से होता है। तो अल्प विराम यहाँ पे लगेगा और वो सबसे बड़ा मूर्ख है, उसके बाद यहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हो रही है ना, कहीं पे कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अनौपचारिक भाषा से आप क्या समझते हैं। तो अनौपचारिक भाषा क्या होती है, वही अभी जैसे डिस्कस किया कि अनौपचारिक भाषा ये होती है कि जो आप घर में यूज़ करते हैं, उसमें कोई नियम ना कोई कानून कुछ नहीं होते हैं, उसमें आप किसी भी तरीके से बोल देते हैं। अपने घर में कैसे बोलते हैं, कोई नैतिकता में नहीं बंधते, जैसा मन किया वैसा बोल दिया, है ना। ऐसे नहीं कहते हैं कि आदरणीय माता जी मुझे भोजन दे दीजिए, ऐसे तो नहीं कहते कि मम्मी मुझे भोजन दे दीजिए, मम्मी मुझे पैसे दे दीजिए, इस तरह से आप बात करते हैं। लेकिन जब ऑफिस वगैरह में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आप रिस्पेक्टफुली बात करते हैं अच्छे से कि आदरणीय महोदय, जो भी, या स्कूल गए या ऑफिस गए, जहाँ भी गए उस तरह से आप बात करते हैं। वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका यानी औपचारिक हो जाएगा, और घर में जैसे आप बोलते हैं वो अनौपचारिक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 2 लाइनों में। अनौपचारिक भाषा वो होती है जिसके पीछे कोई औपचारिकता या नैतिक बाध्यता ना होकर प्रयोजनात्मक
उपलब्धता होती है। व्यक्ति अपने हृदय के भाव विचारों को व्यक्त करने के उद्देश्य से इनका प्रयोग करता है या उपयोग करता है। यानी हमें अपने दोस्तों से बात करनी है तो क्या हम बहुत ज़्यादा उनसे कहेंगे आदरणीय मित्र जी, इस तरह से हमारी बात है आप सुन लीजिए? नहीं भाई, कहते हैं अरे हमारी बात तो सुनो भाई, ऐसे तो होता है ना। तो कोई नियम कोई कानून नहीं होते हैं, वही अनौपचारिक भाषा हो जाती है। निबंध का क्या तात्पर्य है, यहाँ पे कह रहे हैं निबंध का क्या अभिप्राय है या निबंध का क्या तात्पर्य है। तो निबंध क्यों लिखे जाते हैं? निबंध विचारों को सुव्यवस्थित कर क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने वाली गद्य रचना निबंध कहलाती है। कौन सी ये रचना है? ये गद्य रचना हो जाएगी। और निबंध क्यों लिखा जाता है, यानी जैसे कहते नहीं कि कोई फेस्टिवल पर यानी त्यौहार पर निबंध लिखे, 15 अगस्त पर निबंध लिखे हैं, होली दिवाली दशहरा पर निबंध लिखे, तो आप उसको क्या करते हैं? उसको करते ये हैं कि क्रमबद्ध रूप से सबसे पहले उसमें बताते हैं कि ये चीज़ होती है, फिर उसके बारे में लिखते हैं, है ना, उसमें क्या क्या होता है सभी चीज़ें लिखते हैं। तो एक क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने वाली गद्य रचना निबंध कहलाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तो आप लोगों का ये जो 2016 का हिंदी का प्रश्न पत्र है वो हो जाता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और जब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करेंगे। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जहां पर आपको फ्री PDF नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। आप क्लास के साथ साथ PDF नोट्स भी लेते रहें, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। ठीक है ना? तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।